मित्रों नमस्कार, मैं अरविंद यादव उपस्थित हूँ एग्ज़ाम फ्रेंड 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी विषय को लेके कक्षा 12 में। अब आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 में किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम कम समय में अच्छे ढंग से कैसे तैयार करें कि कम पढ़ के अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए आज हम केवल आपके पाठ्यक्रम को समझेंगे और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसमें कुल कितने तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1 से क्रमशः हम चल रहे हैं कि जो प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न संख्या 1 हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। इससे 5 प्रश्न आते हैं, पाँचों बहुविकल्पीय रहते हैं, यानी 4 उत्तर दिए रहते हैं प्रश्न के। उन 4 उत्तरों में कौन उत्तर सही है उसको चुन करके लिखना होता है। इसके लिए देखेंगे कि ये 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 1 अंक का रहता है। इस तरह ये 5 अंक का आता है। जो प्रश्न संख्या 2 है, यह हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है। यह भी 5 प्रश्न 1-1 अंक का, 5 नंबर का। ये भी बहुविकल्पीय ही होता है, यानी इसमें भी दू, क, ख, ग, घ, अंग 5 प्रश्न आते हैं। जैसे पूछ दिया कि कामायनी किसकी रचना है, किसकी रचना है। 4 उत्तर देगा, ए, बी, सी और डी। मान लीजिए दे दिया दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल, और वर्मा यानी महादेवी वर्मा। तो अब जानते हैं कि कामायनी प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बी सही है। तो इसको चयन करके लिखना होता है। इसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और 2, यानी पहला जो है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न, दूसरा प्रश्न 5 नंबर का हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, और जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3 जो है, यह आता है गद्य साहित्य से। गद्य साहित्य से आता है। ये 2 नंबर का आपका 2 नंबर के 5 प्रश्न रहते हैं, 2 नंबर के, यानी 10 नंबर का हिंदी गद्य साहित्य। इसमें एक पैसेज दे देता है, अनुच्छेद जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि एक अनुच्छेद, या अंग्रेजी में उसको पैराग्राफ कहते हैं। एक पैराग्राफ या एक अनुच्छेद दे देता है और कहता है, उसी पे आधारित 5 प्रश्न पूछता है। अब प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। इसी में हम संदर्भ 2 नंबर का एक प्रश्न तो संदर्भ से रहता है कि प्रस्तुत संदर्भ लिखने का तरीका ये होता है कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत गद्यांश कहें, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ, फला पाठ का नाम लिख देते हैं, से ली गई हैं। इसके लेखक, चूँकि गद्य है तो गद्य लिखने वाले को लेखक कहते हैं, और पद्य लिखने वाले को हम कवि कहते हैं। कवि और लेखक में अंतर होता है कि कवि शब्द कविता लिखने वाले के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और जो लेखक शब्द है, यानी जो लेखक है वो गद्य लिखता है, और जो कवि है वो कविता लिखता है। यानी कविता लिखने वाले, यही कविता को हम पद्य भी कहते हैं, या इसको हम पद्य साहित्य कहते हैं। तो 1-2 जो 5 प्रश्न आते हैं गद्य साहित्य से संबंधित पैसेज या संबंधित अनुच्छेद से, तो उसमें पहला प्रश्न संदर्भ होता है। दूसरा प्रश्न जो होता है वो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। यानी पहले जो प्रश्न आते थे तो पहले पूरे जो अनुच्छेद है, पूरे अनुच्छेद का व्याख्या करना होता था, लेकिन अब जो है उसको कम कर दिया है। पूरे अनुच्छेद की व्याख्या न करके केवल रेखांकित 1 या 2 वाक्यों के नीचे एक पंक्ति खींच देता है, और उसी को कहता है रेखा खींच देता है या पंक्ति खींच देता है, और कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, और बाकी 3 उस पर प्रश्नोत्तर दे देता है उसी में से। तो हम बताएंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि कैसे प्रश्नोत्तर इसका लिखेंगे।
जो चौथा प्रश्न है वो ऐसे पद्य साहित्य है। तो पद्य साहित्य, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं 5 नंबर में पद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य का इतिहास। वो साहित्य का इतिहास अलग विषय है और साहित्य अलग। इसमें संकलित पद्य साहित्य यानी आपके किताब में संकलित कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उन्हीं रचनाओं में से पूछेगा। हम छांट के पढ़ा देंगे आपको कि कौन कौन सी रचनाएं, किस कवि की रचनाएं कौन सी महत्वपूर्ण है, उसको कैसे हम पढ़ें, उसकी व्याख्या हम कर देंगे जो इम्पॉर्टेंट पद्य हैं। तो पद्य साहित्य में भी वो 5 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर का। तो इस तरह से 5, 5, 10, 10, 20, 10, 30 नंबर का आपको गद्य और पद्य से मिल जाता। अभी आगे और मिलेंगे 5-5 नंबर के जो पद्य और गद्य के लेखक हैं, लेखक और कवि हैं। तो इसमें भी वही संदर्भ, अब संदर्भ में इसमें लिखा जाता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत काव्यांश, यानी काव्य का अंश, काव्य का हिस्सा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, पाठ का नाम लिख देते हैं, से ली गई हैं। इनके कवि ये हैं, कवि जो भी हों उनको लिख देते हैं। तो ये 2 नंबर का वहाँ से हो जाता। हम ये भी बताएंगे कैसे पहचानें कि ये रचना किस कवि की है। इसकी भी पहचान करने के कुछ तरीके हैं जिनकी चर्चा मैं पद्य पढ़ाते समय कर दूंगा। तो वहाँ से फिर इसके बाद रेखांकित पद्यांश की व्याख्या, यानी पूरे पद की व्याख्या न करके केवल जिस पे रेखा खींच दिया रहता है उसकी व्याख्या करनी होती है। और प्रश्न नंबर जो 5 में क और ख 2 हैं। क में लेखक परिचय है, लेखक परिचय, और ख में कवि परिचय है, कवि परिचय। ये 5-5 नंबर के आते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका है कि लेखक, 4 लेखक हम बता देंगे, उन 4 लेखकों में एक लेखक आपको मिल जाएगा। देता 4 लेखकों का है और लिखना केवल एक लेखक का रहता है 5 नंबर का। तो उसमें 2 तरह से होता है, 3 और +2 का होता है। 3 + 2 = 5 होता है। इसका मतलब है कि 3 नंबर उसके जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर उसका साहित्य में योगदान क्या रहा है, यानी उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। यानी जन्म परिचय की अगर बात करें तो केवल उस लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, जन्म स्थान कहाँ हुआ, कहाँ पढ़े लिखे, क्या काम किए, इतना अगर आप लिख देते हैं तो जीवन परिचय हो जाता है। और 2 नंबर का जो साहित्यिक योगदान आता है कि साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, तो हम उन लेखकों को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट 4 लेखक हम बताएंगे। उन 4 में एक आपको मिल जाएगा कि कहाँ उनका साहित्यिक योगदान उनका क्या है, साहित्य में किन किन विधाओं को उन्होंने लिखा है, यानी संपादन अगर किया है उन्होंने, कौन कौन सी पत्रिका निकाला है अगर, तो उस पत्रिका का नाम हम लिख देते हैं। कौन कौन सी रचना किया है, रचना में निबंध है कि उपन्यास है कि कहानी है कि नाटक है कि कविता है, वो क्या लिखे हैं उनका हम यहाँ जिक्र कर देते हैं साहित्य के योगदान में। तो इस तरह से ये 5 नंबर का यहाँ से होता है। ठीक वैसे कवि परिचय जो संकलित आपके पाठ्यक्रम में कवि हैं, आपकी किताब में बहुत सारे कवि हैं लेकिन 4 कवियों का देता है, 1 कवि का लिखना रहता है 5 अंक में। तो वहाँ से हम लिख लेते हैं। हम भी 3-4 हम बता देंगे कौन कौन इम्पॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, 2024 की परीक्षा के लिए। उन 4 का अगर आप पढ़ लेंगे तो उन 4 में आपको 1 कवि मिल जाएगा। यह भी होता है 3 + 2, 3 धन 2। 3 धन 2 का मतलब होता है कि ये जो 5 नंबर है ये 2 भागों में बटा होता है। 3 नंबर तो केवल आप जीवन परिचय लिख देंगे तो मिल जाएगा, मतलब कि वहीं कवि का जन्म कब हुई, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ जन्म स्थान हुआ और कहाँ मरे, कहाँ उनका जन्म स्थान है और कहाँ उनका मृत्यु स्थान है। अगर इतनी बात उस कवि के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये 3 नंबर का वहाँ से हो जाएगा। और साहित्यिक योगदान के लिए उनकी अगर 3-4 रचना आप तैयार कर लेते हैं तो उससे साहित्यिक योगदान भी, इन्होंने हिंदी साहित्य में किन किन विधाओं को सुशोभित किया या किन किन विधाओं में इन्होंने लिखा, उसका जिक्र अगर आप कर देते हैं तो ये 5 नंबर का यहाँ से आपको मिल जाता है। जो प्रश्न नंबर 6 है
प्रश्न जो 6 है वो कहानी है। कुछ कहानियाँ संकलित हैं आपके पाठ में, से लाठी है, बहादुर है, पंचलाइट है। ये 3-4 कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों में से दो तरह से प्रश्न जो है उसमें आपके बनता है कि एक जो है उस कहानी का सारांश लिखना होता है, सारांश, और दूसरा होता है कहानी का उद्देश्य। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, अब चूँकि उद्देश्य लिखना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसमें निचोड़ लिखना होता है, क्योंकि कहानी लिखने का मतलब क्या है। इसमें भी सारांश लिखना आसान होता है। सारांश मतलब उस कहानी को एक बार आप पढ़ेंगे तो अब जान जाएंगे कि उस कहानी में क्या क्या जिक्र है। तो उसमें मुख्य रूप से इस कहानी के लेखक का नाम लिख दिया जाता है, उसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्रों में कौन पुरुष पात्र हैं, कौन स्त्री पात्र हैं, कुछ नायक होते हैं कहानी के, कुछ उसमें खलनायक भी होते हैं, तो उनका जिक्र कर देते हैं और कहानी के भाव को लिख देते हैं, क्योंकि कहानी अपनी भाषा में। तो ये जो है 5 नंबर का आता है। तो दोनों नहीं, कहानी दो प्रश्न इसमें देता अथवा करके। एक तो देता कि लाठी, मान लीजिए कि संकलित आप में एक लाठी कहानी है और एक पंचलाइट है, तो दे दिया कि लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या नीचे दे दिया कि लाठी अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो सारांश लिखना आसान होता है, क्योंकि तुरंत जैसे पंचलाइट की बात करें तो पंचलाइट परिक्षणनाथ रेणु ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अक्सर 4 कहानियाँ हैं, उन्हीं चारों में से एक कहानी भी अगर आप पढ़ लेंगे तो कहानी या तो उद्देश्य में मिल जाएगी, नहीं तो सारांश में मिल जाएंगी। और 2 कहानी अगर पढ़ लेते हैं केवल लाठी और पंचलाइट, तो आपको सारांश दोनों का तैयार कर लेते हैं। तो उनके दोनों के लेखक का नाम तैयार कर लिए और उनके कौन कौन उसमें मुख्य पात्र हैं उन पात्रों का नाम तैयार कर लिया, उस कहानी का भाव। एक बार देखेंगे, एक बार चर्चा हो जाएगी तो आप पहचान लेंगे। तो 5 नंबर का आप यहाँ से निकाल लेंगे, वो भी फिक्स है, उसमें कहीं भटकना नहीं है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है वह खंड काव्य है, और हर जिले में ये खंड काव्य अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। अगर देवरिया जिले की बात करें तो देवरिया जिले में रश्मि रथी एक दिनकर का खंड काव्य है। इस खंड काव्य से भी 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। खंड काव्य से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, ये भी 5 नंबर का आता है। 7वां प्रश्न भी 5 नंबर का आता है, और 2 तरह से प्रश्न बनता है खंड काव्य से। एक जो है कि नायक का चरित्र चित्रण, यानी नायक या जो पात्र हैं उन पात्रों का चरित्र चित्रण। और एक प्रश्न बनता है कि अंश की कथा या खंड की कथा, मतलब कि खंड नहीं कहेंगे हम उसको, बल्कि उसको हम सर्ग कहेंगे कि सर्ग की कथा। रश्मि रथ की बात करें तो करना दोनों नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि आप चरित्र चित्रण भी करें और सर्ग की कथा भी। कोई सर्ग दे दे, 4था सर्ग चाहे 5वां सर्ग चाहे 6ठा सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, तो ऐसा भी नहीं होता है। केवल एक, या तो अगर नायक या किसी पात्र का दे दिया नाम रख के कि चरित्र चित्रण करिए, तो आप केवल वही करेंगे 5 नंबर में। और अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो अथवा में दिया रहता है कि कोई सर्ग दे देगा कि 4थे सर्ग की कथा लिखिए, या पहले सर्ग की कथा लिखिए, या 7वें सर्ग की कथा लिखिए। तो दोनों में से कोई एक करना रहता है। उस खंड काव्य को रश्मि रथी है देवरिया जिले के लिए, इस पे हम चर्चा कर लेंगे कि उस खंड काव्य का नायक कौन है। तो एक तो नायक का चरित्र चित्रण, और नायक के अलावा अन्य जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण अगर देख लेंगे कि कौन नहीं पूछा है इस परीक्षा में इस बार, तो शेष को पूछ देता है। जैसे अगर रश्मि रथ की बात करें तो इसमें कर्ण है, कृष्ण हैं, कुंती हैं। तो एक कर्ण इसके नायक हैं, तो कर्ण का चरित्र चित्रण पूछता है, कृष्ण का चरित्र चित्रण और कुंती का चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण को हम कहते हैं चारित्रिक विशेषताएं, या ऐसे पूछ देता है कि इस रश्मि रथी खंड काव्य में आपको आप किसको किस पात्र को आप पसंद करते हैं उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। या रश्मि रथ खंड काव्य के किसी पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण करिए, तो बात वही हो जाती है। तो 5 नंबर का 7वां प्रश्न
5 नंबर का वो भी है, और खंडकाव्य से आता है कि उसका चरित्र चित्रण जो है चरित्र चित्रण करने के लिए। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 8 है, इसमें 2 तरह के प्रश्न हैं, 8 क और 8 ख। 8 क और 8 ख ये जो है 2 + 5 = 7 और 2 + 5 = 7, यानी क जो है ये संस्कृत के हिस्से से आता है, संस्कृत गद्य, और ख जो है वो संस्कृत का पद्य है। इसमें अनुवाद देता है कि एक कोई संस्कृत में कुछ पाठ संकलित हैं, मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट अगर पाठ की बात करें तो एक गद्य का एक पाठ है संस्कृत भाषाया महत्तम, एक है मदन मोहन मालवीय। इन्हीं 2 पाठ में से आप अगर 2 पाठ आप पढ़ लेते हैं तो एक जरूर आपको अनुच्छेद मिल जाएगा जिसका अनुवाद हिंदी में करना रहता है। मतलब कि संस्कृत के गद्य पाठ से कोई एक अनुच्छेद दे देता है, उसका 2 नंबर में संदर्भ लिखना होता है और 5 नंबर में उसका अनुवाद करना रहता है हिंदी में। यानी संस्कृत, इसका मतलब है कि हम इसमें संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो 2 नंबर का संदर्भ में इसमें लेखक वगैरह होते नहीं हैं, सीधे लिख दिया जाता है कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ, प्रस्तुत संस्कृत गद्य पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ संस्कृत भाषा या महत्तम या मदन मोहन मालवीय पाठ से ली गई हैं। बस इतना लिख दिए, 2 नंबर का काम हो गया। उसके बाद 5 नंबर के लिए उसका अनुवाद हम हिंदी में 2 पाठ पढ़ लेंगे, उसमें आपको एक मिल जाएगा। तो ये संस्कृत गद्य से आता है 7 नंबर का, और 7 नंबर इसी 8वें का ख होता है जो संस्कृत पद्य। और संस्कृत पद्य की अगर बात करें तो एक ही पाठ पद्य का है सुवास रत्नान, उसमें 14 या 16 श्लोक हैं। उन्हीं श्लोकों में इम्पॉर्टेंट 7-8 श्लोक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। वही 8-10 श्लोक का हिंदी में व्याख्या हम बता देंगे आपको। तो 5 नंबर का वो जो व्याख्या है मिल जाएगी, और 2 नंबर का वो पहचान हम बता देंगे कि कैसे हम जानेंगे कि उस पाठ से, किस पाठ से श्लोक किस पाठ का है, उसका ट्रिक है, बता देंगे, आप समझ जाएंगे। क्योंकि एक ही पाठ है पद्य का, तो उसी में से आते हैं। जब पद्य को पढ़ेंगे तो उससे पहचान आ जाएगा। वो 16 या 14 श्लोक हैं जिसमें 10 श्लोक 8 से 10 श्लोक इम्पॉर्टेंट हैं जो विगत वर्षों से पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम पढ़ लेंगे तो आपको इस 7 नंबर का काम वहाँ से हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 9 है वो मुहावरा है। 2 नंबर का जो है 2 नंबर का मुहावरा दे देता है। वो इम्पॉर्टेंट 25-30 मुहावरे पढ़ लेंगे तो उसमें 1-2 मुहावरा आपको मिल जाता है, वो सामान्य रूप में आप कर भी लेते हैं। इसके बाद है जो 10वां प्रश्न है, यहाँ कुछ बदलाव हुआ है पाठ्यक्रम में पिछले 2 वर्षों से, कि अब आ रहा है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से 3 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के, 2-2 नंबर के 2, यानी 5 नंबर के। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि जो हम आपका जो चौथा प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 3 है, तो प्रश्न नंबर 3 वो जो गद्यांश से आधारित प्रश्न उत्तर आ रहा है जिसमें संदर्भ लिखना रह रहा है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रह रही है, तो वो पढ़ा हुआ आपके पाठ्यक्रम से आता है कि आपके पाठ्यक्रम में वो पाठ किसी न किसी रूप में है। लेकिन ये जो अब नया शुरू किया है पिछले 2 सालों से कि अपठित गद्यांश जो पूछना शुरू किया है, तो अपठित गद्यांश ये आपके पाठ्यक्रम से नहीं रहेगा, ये बाहर से रहेगा। तो इसमें संदर्भ लिखना नहीं होता है, इसमें केवल 3 प्रश्न देगा। पहला प्रश्न 1 नंबर का देगा कि शीर्षक उसका क्या है, उचित शीर्षक बताइए। तो जब आप पढ़ेंगे और शीर्षक बताना होता है कि जब 3-4 आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें आप थीम उसकी क्या है, किस पे आधारित है। कि अगर विज्ञान से वैज्ञानिक अगर बात लिखी गई है तो विज्ञान पे आधारित हो जाता है। अगर उस समाज की किसी घटना पे है तो सामाजिक हो जाएगा उसका शीर्षक।
और अगर वह इतिहास से किसी व्यक्ति के बारे में, ऐतिहासिक कोई व्यक्ति है उसके बारे में लिखा गया तो ऐतिहासिक हो जाएगा। तो उसका एक उचित शीर्षक 1 नंबर में देना होता है। वो भाव जब उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो किस आधार पे है, उस आधार पे उसका हम शीर्षक देते हैं। अब जो 2-2 नंबर के जो 2 प्रश्न आते हैं वो उसी में से छांट के लिखना होता है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जहाँ जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न की लाइन को उसी गद्यांश में खोजिए। तो जहाँ वो लाइन मिल जाए उसी के आगे या पीछे, उसी के एक पहले वाला वाक्य या उसके बाद वाला वाक्य उसका वो होता है, उसका उत्तर होता है। तो प्रश्न वाली लाइन जैसे आपको प्रश्न मिले तुरंत उस गद्यांश में खोजना शुरू करिए कि ये लाइन उसमें कहाँ है। जहाँ वो पंक्ति मिल जाए उसके पहले वाला वाक्य या तो उसका उत्तर होगा, नहीं तो उसके बाद वाला वाक्य उसका उत्तर होता है। यही प्रश्नोत्तर पहचानने का माने दिए गए गद्यांश से प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका होता है कि तुरंत उस लाइन को वहाँ खोजिए उस गद्यांश में। जैसे वो लाइन मिल जाए उसी के पहले वाला वाक्य या तो उसका उत्तर होगा, नहीं तो उसके बाद वाला वाक्य उसका उत्तर होता है। तो अपठित गद्यांश जो 5 नंबर का है आपको इस तरह से करना होगा। वो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, वो आपकी समझ पे आधारित होगा। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 11 है, ये प्रश्न नंबर जो 11 है इसमें 3 हैं, क, ख और ग। क ख ग ये 3 हैं और तीनों जो है 2-2 नंबर के, यानी पहले में शब्द युग्म है, शब्द युग्म। और जो ख है उस ख में अनेकार्थी है, अनेकार्थी शब्द हैं। और जो ग है इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी इसका मतलब है कि शब्द युग्म यानी 2 शब्द दे देगा एक जैसे, जैसे बात और वात, यह शब्द युग्म कहे जाएंगे। एक ही जैसे बोले जा रहे हैं। बात मानी बात, सामान्य बातचीत, और वात माने होता है हवा, यानी शब्द युग्म में है। युग्म माने होता है जोड़ा, शब्द जोड़े में आएगा, थोड़ा सा अंतर होगा और उस अंतर से इसके अर्थ जो है बदल जाएंगे। जैसे सकल और बड़ा स के साथ सकल, एक का अर्थ खंड खंड होता है और एक का अर्थ संपूर्ण होता है। तो एक इसी को हम शब्द जोड़े में आएगा, युग्म माने जोड़ा, शब्द जोड़े में आया और अलग अलग उसके अर्थ निकलेंगे। तो एक कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है, 10-20 शब्द देख लेंगे, उससे आप की समझ जो है बढ़ जाएगी और उस आधार पे आप छांट लेंगे। अनेकार्थी का मतलब होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक मतलब एक से अधिक, अनेक आर्थी यानी अनेक माने एक से अधिक, अर्थी माने अर्थ वाले शब्द, यानी वे शब्द रहेंगे जिस शब्द एक रहेगा उसके 2 अर्थ लिखने होंगे, जबकि वो विकल्प में दिया होगा छांट के लिखना होगा आपको। जैसे अनेकार्थी शब्दों के लिए देखिए, जैसे कनक शब्द है तो कनक के कई अर्थ होते हैं, यानी सोना होता है एक अर्थ, एक होता है धतूरा और एक अर्थ होता है गेहूँ। ऐसे अंश एक अर्थ होता है कंधा, एक होता है भाग यानी हिस्सा, भाग या हिस्सा। तो देखिए शब्द एक है, उनके अर्थ कई हैं, यानी श्लेष अलंकार की अगर बात करते हैं श्लेष अलंकार में हो जाता है। शब्द अनेकार्थी यानी एक से, अनेक माने एक से अधिक, और अर्थी माने अर्थ वाले, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक से अधिक हो। तो ये 2 नंबर के, यानी ये सब जो है 11वां प्रश्न जो है 2 नंबर का जोड़ा वाला शब्द आएगा, जोड़े में अलग अलग उसका अर्थ होगा। जैसे बात बात, सकल सकल का देखे, बात मानी बातचीत करना, विचार, वात माने एक बात, वात माने हवा, सकल माने एक सकल माने संपूर्ण, एक सकल माने खंड खंड, भाग भाग। अनेकार्थी यानी एक से अधिक अर्थ वाले, और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी 2 नंबर का, यानी द्वितीयाई 2, 2 4 और 2 6 नंबर का 11वां प्रश्न आपका रहेगा। इसका मतलब है वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब है जैसे कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक। तो इस तरह से एक शब्द में हम कह दिए उसका
नास्तिक माने जो इसका अगर वाक्यांश लिखें यानी वाक्य का अंश अगर हिस्सा लिखें तो वाक्य का इसका इस एक शब्द को कहने के लिए हमको कहना पड़ेगा कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ऐसे कह दिए आस्तिक, तो वाक्यांश पूरा एक वाक्य का टुकड़ा हिस्सा लिखना पड़ेगा कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको, उसके लिए एक शब्द में हम कहेंगे नास्तिक। या जिसके माता पिता मर गए हों, अनाथ, तो अनाथ शब्द है एक, और उसके लिए वाक्य क्या होगा कि जिसके माता पिता मर गए हों। विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो। विधवा, जिसका पति मर गया हो। तो देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द भी 2 नंबर का आता है। 11वां प्रश्न, 11वां के बाद ये यानी 11वां प्रश्न जो है वो 6 नंबर का 3 खंडों में रहेगा, क ख ग। अब 12वें प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसमें भी आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। यही हिंदी का थोड़ा सा व्याकरण आपको मिलेगा, यानी रस मिलेगा क में, ख में अलंकार मिलेगा और ग में छंद मिलेगा। ज़्यादा नहीं, केवल आप 4 रस पढ़ लेंगे तो ये भी 2-2 नंबर के मिलेंगे आपको। अलंकार 4 अलंकार पढ़ लेंगे तो एक अलंकार आपको 2 नंबर में मिल जाएगा। इसमें आपको परिभाषा लिखनी होती है, परिभाषा लिख के उदाहरण देना होता है। इससे भी 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है उसका लक्षण लिखिए। तो ये पहचानना आपके लिए कठिन है। आपके लिए आसान है कि प्रश्न जब ऐसे पूछेगा अलंकार दे, उपमा अथवा अनुप्रास अलंकार में किसी एक का उदाहरण दे, परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। छंद में पूछेगा, 4 छंद हैं, उन्हीं 4 में से 2 छंद आप पढ़ लेंगे, 2-3 छंद पढ़ लेंगे 4 में से, तो एक आपको मिल जाएगा। कैसे कि पूछ देगा कि चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण बताते हुए उदाहरण दीजिए। तो 1 नंबर का लक्षण, ये 2 नंबर जो है 1 नंबर लक्षण पर और 1 नंबर उदाहरण पर। अलंकार 2 नंबर, यानी 1 नंबर इसके परिभाषा पर और 1 नंबर इसके उदाहरण पर। रस 1 नंबर इसके परिभाषा पर और 1 नंबर उसके उदाहरण पर। तो इस तरह जो है 12वां प्रश्न आपका हिंदी का व्याकरण है, जिसमें 6 नंबर का जिससे आएगा रस छंद अलंकार। इसमें 3 या 4 रस को हम बता देंगे। 4 रस में 1 रस मिल जाएगा, 4 अलंकार में 1 अलंकार मिल जाएगा और 3 छंद में आपको 1 छंद मिल जाएगा। वो हम जब प्रश्न के क्रम में चलेंगे तो चर्चा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12, 13 और 14। तो 12 में हो गया 6 नंबर का। जो 13वां है वो पत्र साहित्य है, यानी पत्र लेखन है। पत्र लेखन 6 नंबर का है और इसके बाद जो है एक 9 नंबर का 14वें में निबंध आता है, 9 नंबर का। यही आपका पाठ्यक्रम है। पत्र लेखन में 3 प्रकार के पत्र होते हैं, हम चर्चा कर देंगे। प्रारूप पूछा जाता है कि आपको पत्र लिखने का तरीका मालूम है कि नहीं, वो ढंग होता है, वो हम बता देंगे। उसका एक फॉर्मेट होता है। 3 ही प्रकार के पत्र होते हैं, उसमें कार्यालयी पत्र का ही पूछा जाता है। तो हम उन 3 पत्रों के नमूना हम आपको लिख के बता देंगे। बहुत आसान है, 6 नंबर यहाँ से आप निकाल लेंगे। और निबंध 3-4 ज्वलंत मुद्दे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है, तो इस बार हमको लगता है स्वच्छ भारत अभियान जो है ज़रूर एक जो है रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण, पेड़ लगाने पे सरकार बड़ा जोर दे रही है। तो अगर 2 निबंध आप पढ़ लेते हैं, स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण प्रदूषण, तो आपको इन्हीं 2 निबंधों में एक निबंध 9 नंबर का मिल जाएगा। आज इतना ही, कल से प्रश्न नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।